ऑलरेडी मैंने न्यूटन कूलिंग लॉ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा दिया था, है ना। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा भैया पैन मतलब वो फ्राई पैन होता है, ठीक है। हॉट फूड है उसके अंदर, जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है 94, और बाद में क्या होता है 86 आता है। कितना टाइम में? तो आपको बता दिया था मैंने, दो केस बनते हैं। T1 यहाँ पर क्या है 86। एवरेज क्या है इनका, आपको पता है एवरेज निकालता हूं मैं। इसे वैसे एवरेज नहीं लिखना चाहिए, टी लिखना चाहिए, मैंने टी बताया था ना आपको। T1 + T2 अपॉन में 2, ठीक है, ये आ गया। और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है। तो फिर आगे आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69, कितना टाइम लगेगा। यानी पहले T1, दूसरे केस का T1 क्या है T2, इसका एवरेज जो निकालोगे टी निकालो क्या आएगा 70 आएगा, और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर क्या होगा। और आपको टाइम पूछ रहा है भैया टाइम कितने सेकंड होगा, तो मैंने मान लिया x सेकंड है, क्या है, ठीक है। तो dt अपॉन में ये आपको बताया था मैंने, ये याद है। अच्छा, इस dt क्या होता है, तो T2 - T1 94 - 86, और टाइम कितना है 2 मिनट है। टाइम यहाँ पर 2 मिनट है पहले केस में, ठीक है। तो 120 सेकंड हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट, है ना। माइनस साइन आपको पता ही है। टी एवरेज टेम्परेचर होता है जो कि 90 निकाला मैंने ऑलरेडी, है ना। और ये 20 जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, यहां से आप करोगे तो ये पहली इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया। सेकंड केस में आपको पता ही है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको T2 दे रखा है, आपने एवरेज निकाल लिया, एटमोस्फेरिक दे रखा है, टाइम आपको निकालना है कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लग गया। तो इक्वेशन में डालिए इसकी वैल्यू को, तो dt की वैल्यू क्या होगी 71 - 69, क्या होगा 2। हमने टाइम को क्या एज्यूम कर रखा है x माइनस सी, एवरेज क्या है इसका 70, और ये क्या है 50, ओ सॉरी ये 20 है, तो क्या आएगा 50। दो इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जब ये दो इक्वेशन बन गई, तो अपने को करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को हमेशा डिवाइड करना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद क्या होने वाला अपना देख लीजिए भैया, कि पहली इक्वेशन तो ये थी और दूसरी इक्वेशन ये थी, दोनों को डिवाइड किया, तो यहां से सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू आएगी कितना, जितना भी आएगी, मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी आएगी, 44 सेकंड के आसपास आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके 42 सेकंड, ठीक है 42 सेकंड आया, सेम वही है, समझ गए। ऐसी एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में, कल मैंने कराया था एक और क्वेश्चन, ठीक है। खैर छोड़ो, क्वेश्चन आसान था, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस दो केस पूछेंगे। पहला केस दे रखा होगा, पहले केस का पूरा डाटा फिलअप कर रखा होगा, दूसरे केस का एक चीज पूछ लेगा, तो इक्वेशन करके आपको ड्राइव करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए ये एक टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली आज की, ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, है होता क्या है। तो भैया हमने देखा भैया कि एक एनर्जी आई है, कितनी एनर्जी आई है क्यू, उसका कुछ पार्ट क्या हुआ है बाहर निकल गया है, क्या निकल गया है, इसे कहते हैं ट्रांसमिटेड पार्ट है, ये पाथ नहीं है, कुछ भी लिख दिया, पार्ट है ये, पार्ट ट्रांसमिटेड, और ये रिफ्लेक्टेड, और ये एब्जॉर्ब पार्ट। देखिए कोई चीज एनर्जी गिरती है, लाइट की एनर्जी गिरती है, तो कुछ एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कुछ ट्रांसमिट कर दी जाती है, तो उन्हीं की बात हो रही है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट, एब्जॉर्ब पार्ट और ट्रांसमिटेड पार्ट, इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा क्यू के बराबर ही आने वाला है। क्यू जो होगा वो Q1 + Q2 + Q3 के सम के बराबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत। चलो आगे बढ़ूं, तो हमने क्या किया, अरे यार देखिए, अपने को पता है भैया Q1 + Q2 + Q3 के बराबर है। इस Q को उठाया, इसके नीचे लाके रख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। इस Q को इसके नीचे लगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या लिख दिया Q1 अपॉन में Q,
क्या लिख दिया, Q2 अपॉन में Q, क्या लिख दिया, Q3 अपॉन में Q। ये क्या था, Q1 क्या था, रिफ्लेक्टेड पार्ट था, क्या था, रिफ्लेक्टेड पार्ट अपॉन में इंसिडेंट पार्ट, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेंस। रिफ्रैक्टेड पार्ट, रिफ्रैक्टेड या आप नॉर्मली के ट्रांसमिटेड पार्ट भी कहते हो, क्या कहते हो, ट्रांसमिटेड पार्ट अपॉन में इंसिडेंट पार्ट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेंस या ट्रांसमिटेंस कहते हैं इसे। अब बाहर जा, अगले बैच में आइयो, कोई बात नहीं बैठेगी, और आइयो अगली, अभी वहीं बैठ रही है स्कूटी पे, हिलियो मत वहां से, ठीक है। Q3 क्या है, एब्जॉर्ब पार्ट है, और Q क्या है, ये कौन है, ठीक है, इंसिडेंट पार्ट है, तो एब्जॉर्ब पार्ट अपॉन में इंसिडेंट पार्ट क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बटेंस। तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस और ट्रांसमिटर, वो सॉरी वही है जो भी, समझ गए ना, सबका सम क्या आता है, ये क्या है रिफ्लेक्टेंस, ये क्या है, ये क्या है, सबका सम क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर स्पेशल केस की बात की, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा, अंदर आ जा, अगले बैच में बैठेगी अब तू, लड़का होता तो भगा देता मार के, रिजर्वेशन लेके पैदा हुई है, रिजर्वेशन लेके लड़की का, ठीक है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, मिरर के बारे में क्या ख्याल है आपका, मिरर का सबसे अच्छा क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस या ट्रांसमिटेंस, रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, लगभग एक आता है। ब्लैक बॉडी का क्या होता है सबसे अच्छा, एब्जॉर्प्टेंस, क्योंकि है ना, बाकी और सबकी वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 के आसपास आएगी, ठीक है। ब्लैक होल का क्या होगा, एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है, और एब्जॉर्प्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1, क्या होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी पड़ेगी सबको सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ना तो रिफ्लेक्ट करेगा ना ट्रांसमिट करेगा, समझ गए। तो ये चीज ध्यान में रखना, वही नीचे स्पेशल केस में लिखवा रखा है आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केस में चलो एक बार भी मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ अ बॉडी डज नॉट ट्रांसमिट रेडिएशन, अगर बॉडी किसी प्रकार की रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करती, तो उसका ट्रांसमिटेंस क्या होगा, केवल क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टेंस, उनका सम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्लियरली इफ आर इज मोर, ए इज लेस एंड वाइस वर्सा, ए मोर आर लेस, दैट इज द गुड रिफ्लेक्टर, जो गुड रिफ्लेक्टर होगा वो बैड क्या होगा, एब्जॉर्बर होगा, एंड बैड रिफ्लेक्टर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, समझ गए भाई। चलो, कहते हैं भैया इफ अ बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नो ट्रांसमिट, ना तो रिफ्लेक्ट करती है, तो कौन होगा वो, ब्लैक बॉडी, क्या होगी भैया, रिफ्लेक्टेंस ट्रांसमिटेंस 0 होगा, तो उसका एब्जॉर्प्टेंस क्या होगा, 1 होगा, समझ गए। एब्जॉर्प्टेंस मतलब क्या होता है कुणाल, बता, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एब्जॉर्व, अंतर नहीं है, नहीं कोई अंतर नहीं है, क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़, साढ़े रैप्टे मारूंगा ध्यान सुनकर बातों को। ऑब्जर्व करना मतलब होता है देखना, किसी चीज को देखना अच्छे से, उसको रीड करना, एब्जॉर्व कर, ऑब्जर्व कहलाता है। एब्जॉर्व मतलब क्या होता है, सोखना, जैसे तो सोख रहा है घर वालों के पैसे, चल बगैर हो गया भैया, हे राम। अब आता है भैया बहुत तगड़ा टॉपिक है, आएगा कुछ भी नहीं इसमें से, पता होना चाहिए आपको, कुछ भी नहीं आता इसमें से, ठीक है। लेकिन आपको इसके बाद जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें से केवल एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, नहीं, स्टीफन लॉ,
ठीक है। एब्जॉर्प्टिव और एमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है, तो देखिए भैया, देखिए लिखा हुआ इट इज फॉर अ गिवन वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, मैं बात करता हूँ भैया कि कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है, मान लीजिए टी टाइम के लिए मैंने किसी चीज पर कोई एनर्जी छोड़ दी, ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। समझ गए। मैं किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए मैं अलग अलग कलर के, ब्लैक कलर के ऊपर एनर्जी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर के ऊपर एनर्जी को छोड़ रहा हूँ, अलग अलग कलर की बॉडी के ऊपर एनर्जी को छोड़ रहा हूँ, या अलग अलग बॉडी के ऊपर एनर्जी को छोड़ रहा हूँ, तो भैया वो क्या करेगी, उसका हर बॉडी अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगी उसको, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, कुछ ज्यादा करेगी, कुछ जो ज्यादा करेगी मैं भी भूल गया, एब्जॉर्ब, तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, और जो कम करेगी कम। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed in the certain time to a total heat energy incident on it in the same time। इसका मतलब है कि आप उस बॉडी को उतने ही देर का टाइम दे रहे हो जितने टाइम तक एनर्जी क्या हो रही है, गिर रही है, गिर रही है एब्जॉर्ब कर रही है, गिर रही है एब्जॉर्ब कर रही है, गिरना बंद एब्जॉर्ब करना बंद। तो जितना इतने टाइम में एब्जॉर्ब कर पाई, तो एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्टिव, क्या है बताइए कुणाल, एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी। अगर मेरे पास 10 जूल एनर्जी गिर रही है और मैं 10 की 10 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा हूं, तो मेरी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी, 0, 1, 1, मैक्सिमम 10/10। मैंने बोला रेशियो होता है, यहां पे लिखा हुआ है इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट एब्जॉर्ब और अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, इसका रेशियो क्या कहता था भैया, एब्जॉर्प्टिव पावर। और ऊपर भी पावर है, एनर्जी है, नीचे भी क्या है, तो इसलिए क्या होता है, और ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। फिर आता भैया एमिसिव पावर। क्या है, एमिसिव पावर, पता नहीं कौन है थोड़ा बड़ा ऑनलाइन आने के लिए होगा। एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर मतलब होता है एमिट करना, एमिट करना मतलब अपने से बाहर निकालना, ठीक है। अब देखिए क्या भैया, द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन वेवलेंथ। गिवन वेवलेंथ मतलब पर्टिकुलर लाइट निकाल रहा है, ऐसा सारी लाइट नहीं निकाल रहा, व्हाइट लाइट नहीं एमिट कर रहा, रेड ग्रीन ऐसे में कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ बोल दे तो, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं आपको सारा। देखिए चाय, चाय ने पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, एनर्जी को एमिट करेगी, क्या करेगी, एमिट करेगी। अगर मैं कप में चाय को लूंगा और प्लेट में लूंगा, तो दोनों में किस जगह पे तेरे साढ़े, ठीक है, दोनों में, दोनों जगह पर किस जगह पर चाय जल्दी ठंडी होगी, क्यों, एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, ज्यादा है। तो भैया कोई बॉडी कितनी जल्दी से देखिए दो, अगर मान लीजिए 1-2 सेकंड 2 मिनट दे रहा हूं कप को भी प्लेट को भी, तो दोनों में से कौन जल्दी ठंडी होगा, समझ गए। तो मैं देख रहा हूं टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भैया अगर मैं मान लीजिए मैं प्लेट को केवल 1 सेकंड दे रहा हूं और कप को 1 घंटा दे रहा हूं, तो क्यों, तो मतलब टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो वही कह रहा है कि कोई बॉडी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम फिक्स है सबके लिए, टाइम क्या है, एक वेवलेंथ, एक ही टाइप की एनर्जी एमिट कर रहा है, एक ही टाइप की एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, एक ही एरिया है, एक ही, तो जो ज्यादा एनर्जी बाहर निकालेगा उसकी एमिसिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, समझ गए। एमिसिव पावर मतलब एनर्जी को रेडिएट करना, बाहर निकालना, ठीक है, क्या कहलाता है, एमिसिव पावर। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये टर्म सही है, ध्यान रखना। तो एमिसी पावर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो पहला क्या है भैया? एरिया। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सरफेस। ठीक है भैया, किस तरह की सरफेस है, समझिए। ठीक है, ठीक है, फिर आता है भैया, हाँ इसकी एसआई यूनिट ध्यान रखना, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, इतना ध्यान रखना, ये पीछे वाली मत याद। एमिसिविटी क्या होता है? देखिए भैया क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसी बॉडी की एमिसिविटी की, किसी, तो आपने एमिसिव पावर पढ़ लिया। एमिसिव पावर क्या होता है? एनर्जी, कोई बॉडी की गिवन एरिया से गिवन टाइम में गिवन एनर्जी कितना निकाल रही है, वो एमिसिव पावर कहलाता है। लेकिन अगर मैं एमिसिविटी की बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि एमिसिव पावर ऑफ किसी बॉडी की अगर आपको निकालना है तो एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, एमिसिव ब्लैक बॉडी के नाम पे तुम बार बार उसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, तो अगर मुझे एमिसिव पावर एमिसिविटी निकालना है तो एमिसिविटी में मुझे क्या लेना है? ऊपर दो बॉडी जिसकी मैं एमिसिव पावर सॉरी एमिसिविटी निकाल रहा हूं, उसकी एमिसिव पावर लेना है, डिवाइड बाय ब्लैक बॉडी। नीचे हमेशा क्या आएगी? ब्लैक बॉडी। ऊपर क्या आएगी? किसकी? जिस बॉडी की मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो लिखा हुआ है the emissivity of body is defined as the ratio of heat energy radiated per unit time per unit area by the given body to the amount of heat of the perfectly black body। perfectly black, समझ गए? ऊपर क्या आएगी? एमिसिव पावर ऑफ बॉडी जिसका मैं निकालना चाहता हूं, अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यही क्या कहलाता है? एमिसिविटी। क्या कहलाता है? ठीक है भैया, आज अगर मैं ब्लैक होल की बात करूं तो ब्लैक बॉडी, जो खुद ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, तो ऊपर भी क्या आएगी? ब्लैक बॉडी, नीचे भी क्या आएगी? तो उसकी एमिसिविटी क्या होगी? 1। क्या होगी? तो मैक्सिमम एमिसिविटी 1 हो सकती है, वो भी किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे ब्लैक बॉडी तो एब्जॉर्ब भी करती है, तो एमिट तो करेगी नहीं। तो भैया एक बात ध्यान में रखना कि गुड ऑब्जर्व एब्जॉर्ब करने वाला गुड एमिटर होगा। ठीक है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट भी करे। ब्लैक होल से बहुत सारी रेडिएशन निकलती है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करता है तो गुड एमिट भी करेगा। क्या कर दिया यार तूने मेरे को? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, और ये क्या है? ब्लैक होल की एमिसिव पावर, दोनों का। ठीक है, ऊपर डायमेंशनलेस है। ठीक है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 से लेके 1। किसके लिए होती है? और बाकी एल्युमिनियम के लिए क्या होती है? 0.05। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हो किसमें? रैप करने में, वो क्या, रोटी वोटी को। ठीक है, क्योंकि वो ठंडा नहीं होने देता, इसकी एमिसिव पावर क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी ठीक है, लाइट जाएगी तो गायब हो जाएगा। काका है काका। देखिए भैया, अ ब्लैक बॉडी इज वन ऑफ विच इज नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट। ये तो पता ही है, ना तो रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, बट इट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी हीट एनर्जी पड़ती है सबको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1 व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर। जब उसे बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है तो वह एनर्जी को लगातार क्या करती है? रेडिएट करती है। क्या करती है? ठीक है भैया, चलो फटाफट नोट्स बना लो। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाओ भैया।